तो पिछले क्लास में हम लोग E1CV मैकेनिज्म देख रहे थे। देखो, बेसिकली एलिमिनेशन में हम लोग एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि मान लो ये लिविंग ग्रुप है और एक बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है। रेट ऑफ CH बॉन्ड क्लीवेज, मान लो हम बोल रहे हैं RCH। रेट ऑफ C बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप बॉन्ड क्लीवेज इज RC बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। आखिर लिविंग ग्रुप का निकलना और बीटा कार्बन से एक H निकलना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है या अलग अलग भी होता है? दोनों रेट की बात है। अगर लिविंग ग्रुप निकल गया पहले, हाइड्रोजन नहीं निकला, कार्बोकैटायन बन गया, E1 मैकेनिज्म। लिविंग ग्रुप और H दोनों एक साथ निकले, E2 मैकेनिज्म। और अगर H पहले निकल गया और लिविंग ग्रुप बाद में निकला तो वो E1CV मैकेनिज्म। बात समझ में आ रहा? तो इफ रेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप क्लीवेज is greater than R of CH, then transition state acquires cation character, cation character। क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप पहले निकला और H धीरे धीरे निकल रहा है, अगर रेट ऑफ लिविंग ग्रुप और कार्बन जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है वो अगर ज्यादा रेट से टूट रहा है एज कंपेयर टू CH का बॉन्ड क्लीवेज का रेट, तो ट्रांजिशन स्टेट में कैसा कैरेक्टर आएगा? कटायन कैरेक्टर आएगा। ये बात समझ में आ रहा? द मैकेनिज्म विल मूव टूवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे E1। इफ द रेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप इज इक्वल टू R of CH, कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप का रेट ऑफ क्लीवेज इज नियरली इक्वल टू कार्बन बॉन्डेड टू H का रेट ऑफ क्लीवेज। अगर दोनों लगभग बराबर है देन द मैकेनिज्म फॉलोज E2 मैकेनिज्म। और हम लोग फिर भी बोलते हैं कार्बनायन कैरेक्टर। कार्बनायन कैरेक्टर मतलब ट्रांजिशन स्टेट में कुछ कार्बनायन कैरेक्टर आता है। H का निकलना, लिविंग ग्रुप का निकलना कभी भी एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। E2 में पहले H+ ही निकलता है, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज ओवरलैप करके लिविंग ग्रुप को भी साथ ही साथ निकलता है। तो कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर E2 मैकेनिज्म से ही आना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? E2 मैकेनिज्म से ही कार्बन पे डेल्टा माइनस का कैरेक्टर E2 मैकेनिज्म से ही शुरू हो जाता है कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव का कैरेक्टर या कार्बनायन कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। अगर कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप इज लेस देन R बॉन्डेड टू कार्बन बॉन्डेड टू H, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने का रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बहुत पुअर हो गया मान लो। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे दिस मैकेनिज्म विल टेंड टुवर्ड्स E1CV। कार्बनायन कैरेक्टर फर्दर इंक्रीजेस, कार्बनायन कैरेक्टर फर्दर इंक्रीजेस। और हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन पे रियल नेगेटिव चार्ज बना देते और उसके बाद इंटरनल अटैक करा के लिविंग ग्रुप को निकालते हैं, है कि नहीं है? तो E1 से E2 होते हुए E1CV की तरफ हम लोग अगर मूव कर रहे हैं तो कार्बनायन कैरेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे? इट विल इंक्रीज। और E1CV से E2 की तरफ अगर E1 की ओर अगर हम लोग जा रहे हैं तो कार्बनायन कैरेक्टर विल डिक्रीज और E1 में तो कटायन कैरेक्टर आ जाता ट्रांजिशन स्टेट में। यह बात समझ में आ रहा है? खैर, E1CV को सबसे ज्यादा फेवरेबल या सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करेगा? जो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बने। जो ग्रुप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा वो E1CV से मैकेनिज्म से 100% जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो CH2 लिविंग ग्रुप, मान लो दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप,
पुअर लिविंग ग्रुप लाइक फ्लोरीन, NR3 पॉजिटिव एटसेट्रा। और इस CH2 से एक ग्रुप जुड़ गया Z, एंड लेट दैट Z इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? NO2 होता है, साइनाइड होता है, इवन C डबल बॉन्डेड OR होता है। ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ऑब्वियसली बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज अगर आया तो नेगेटिव चार्ज को ये ग्रुप क्या करेगा? स्टेबल करेगा। इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ऊपर से लिविंग ग्रुप क्या है? बहुत ही पुअर है, तो इसका तो एक साथ निकलने का चांस नहीं बन रहा। कोई भी बेस आएगा, मान लो बेस B माइनस आया तो सबसे पहले H+ ही कंप्लीट निकाल देगा। दिस विल गो बाय इवन CB 100%। दिस विल गो बाय इवन CB 100%। अगर बीटा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, बीटा कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो यहां नेगेटिव चार्ज बनने का पॉसिबिलिटी इनडायरेक्टली हम लोगों ने बढ़ा दिया, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज जब बनेगा तो उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी -M से। बात समझ में आ रहा है? -M से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और पुअर लिविंग ग्रुप है ये तो अपने आप नहीं निकलेगा। यहां पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बनेगा, और वो नेगेटिव चार्ज फिर इंटरनल अटैक करके सेकंड स्टेप में क्या करेगा? लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। बीटा कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो और लिविंग ग्रुप अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो, हर हाल में ये रिएक्शन 100% इवन CB से आगे बढ़ेगा। हर हाल में ये रिएक्शन इवन CB से आगे बढ़ेगा। एक और बात ध्यान देना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे मान लो नहीं लगा हुआ है, CH3, CH2, CH, फ्लोरीन, CH3, we are having a poor living group. Fluorine is a poor living group. समझ में आ रहा है? लेकिन कोई भी बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अगर इसको हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने बोला कि भाई ये प्रोसेस जो होगा वो इवन CB से आगे बढ़ेगा, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है तो एक H+ निकल जाएगा कंप्लीट H+ निकला, नेगेटिव चार्ज अटैक करके फिर F को बाहर निकालेगा, है कि नहीं? ये रिएक्शन इवन CB से भी हम लोग मानते हैं कि आगे बढ़ रहा है, और E2 से भी मानते हैं कि आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तब तो 100% इवन CB, तब तो 100% इवन CB। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये रिएक्शन इवन CB जैसा भी है, और कुछ पार्ट ये रिएक्शन E2 जैसा भी आगे बढ़ता है, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट टेक प्लेस, बिकॉज नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला वहां पे कोई ग्रुप नहीं है। E2 और इवन CB, देखो बेसिकली E2 और इवन CB में एक बारीक सा अंतर यह है, दोनों में कार्बोनाइन कैरेक्टर है। E2 में कम होता कार्बोनाइन कैरेक्टर, क्योंकि CH का बॉन्ड और C लिविंग ग्रुप का बॉन्ड दोनों लगभग एक साथ टूटते हैं। इस केस में हम लोग बोलेंगे कि कार्बोनाइन कैरेक्टर बढ़ गया, लेकिन कार्बोनाइल कैरेक्टर का बढ़ना यह नहीं कहता है कि वहां पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां से H+ निकल रहा है धीरे धीरे, बहुत बड़ा डेल्टा माइनस बन गया, तब भी फ्लोरीन नहीं निकला, लेकिन कंप्लीट H+ नहीं निकलता, कंप्लीट H+ नहीं निकलता है। नो डाउट जो मैकेनिज्म से E2 चल रहा था, जैसे मान लो तुमसे बोले CH3, CH2, CH, यहां ब्रोमीन लगा दिए और CH3 लगा दिए और इसको ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH, हम लोग तुरंत बोल देते हैं E2, क्योंकि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड जो हो गया वीक, ब्रोमीन की लिविंग एबिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे H निकलेगा साइमल्टेनियसली ब्रोमीन भी निकलेगा, पार्शियल पाई बनने लगेगा, तो इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज बहुत कम, कार्बोनाइन कैरेक्टर very very less, therefore it goes by nearly E2 mechanism, 100% E2 mechanism।
लेकिन इस केस में हम लोग लीविंग एबिलिटी बढ़ाए, लीविंग एबिलिटी पुअर है फ्लोरीन का, यहां पर H+ निकलते गया, यहां बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद फ्लोरीन का निकलना शुरू। समझ में आ रहा है? इस केस में कंप्लीट -1 का चार्ज नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो कंप्लीट -1 का चार्ज बन जाता है। ये रिएक्शन 100% E1 CB से जाता है, लेकिन ये वाला रिएक्शन 100% E1 CB से नहीं जाएगा, इसमें कुछ E2 कैरेक्टर भी रहेगा। और यहां पे जो E2 चल रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं E2A। E2A मतलब अनायनिक कैरेक्टर वाला E2। नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर ज्यादा हो गया है कार्बन में, लेकिन फिर भी वो मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? E2A के नाम से हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों चलेगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर E1 CB मानते हैं, इसलिए E1 CB लिख देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज बन गया। कुछ रिएक्शन जो है इसमें E2 जैसा ही चल रहा है विथ अ लार्ज कार्बन आयन कैरेक्टर, विथ अ लार्ज कार्बन आयन कैरेक्टर E2 इज हैपनिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर सवाल पूछे कि भाई ये वाला जो रिएक्शन है E1 CB लिखेंगे कि E2A लिखेंगे, एक्चुअल आंसर तो इसका देखो E2A ही है। E2 रिएक्शन हैपनिंग थ्रू लार्ज कार्बन आयन कैरेक्टर मैकेनिज्म। हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट है, यहां से H और यहां से F निकालेंगे, लेकिन ये वैसा केस नहीं है कि कंप्लीट -1 का चार्ज बन जाए। ये बात समझ में आ रहा है ना? यहां कोई नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला ग्रुप रहता तो कंप्लीट -1 का चार्ज बन जाता, जैसे उसके से बने। लेकिन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल नॉट फॉर्म अ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। इफ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज इज नॉट गेटिंग फॉर्म, देन वी कैनॉट से इट इज 100% E1 CB। वी से इट E2 थ्रू अनायनिक कैरेक्टर, E2A मैकेनिज्म बोल देते। इसको हम लोग बोल देंगे E2 हैपनिंग विथ अ लार्ज कार्बन आयन कैरेक्टर, लार्ज नेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जरूर याद रखना, लेकिन आपके IIT लेवल पे आप इसको भी E1 CB का कैटेगरी का ही रिएक्शन मानना है। जब डिटेल में पूछ दिया तब जाकर आप अपना ये बात बताना कि नहीं भाई ये रिएक्शन जो है वो E2 विथ अ लार्ज नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर है, E2 विथ अ लार्ज कार्बन आयन कैरेक्टर, तो हम लोग उसे मान लेते हैं नियरली E1 CB। लार्ज नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग कम से कम -1 के बराबर मान लेते हैं, तो उसको E1 CB कैरेक्टर में ही रखते हैं। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म जो फ्लोरीन के साथ होता है वो E2A मैकेनिज्म होता है। बात समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? एक्चुअल जो मैकेनिज्म चल रहा है फ्लोरीन के साथ विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज ऑलवेज बाय E2A मैकेनिज्म। बट डायरेक्ट अगर ऑप्शन में E1 CB है तो E1 CB भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कार्बन आयन कैरेक्टर को हम लोग E1 CB भी मान सकते हैं। तो आपके IIT के लेवल पे इस रिएक्शन को E1 CB की कैटेगरी में ही रखना है। हॉफमैन एलिमिनेशन जो पिछले क्लास में पढ़े वो भी E1 CB कैटेगरी में ही रखना है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बीटा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो हर हाल में E1 CB से ही आगे रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लें कि NO2 बॉन्डेड टू CH2 when treated with RO-, which mechanism? RO- will completely take out the H+, NO2 CH-, CH2F, और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके सेकेंड स्टेप में फ्लोरीन को बाहर निकालेगा और NO2 CH डबल बॉन्डेड CH2। दिस मैकेनिज्म विल हैपन बाय 100% E1 CB। ऐसा कभी नहीं पूछेगा IIT, कोई एक ही होगा। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है ना। समझ में आ रहा है कि कार्बन पे बहुत नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो -1 के बराबर नहीं है। तो अब तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो यार कि मतलब कि ये 100% E2 है कि 100%? ये तो कुछ ऐसा हो गया कि E2 और E1 CB के बीच वाला हो गया रिएक्शन, इसलिए तो उसको नाम दे दिया गया E2A। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में E2A करके डिटेल नहीं है, या तो E2 है या तो E1 CB है। समझ में आ रहा बात? अगर एक ऑप्शन E1 CB ही टिक करेंगे, अगर कुछ डिटेल में अगर आ गया तो E2A का जानकारी भी देंगे।
E1 CB अगर नहीं है E2 ऑप्शन में तो E2 को टिक कर देना बेटा, कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, दोनों नहीं रहेगा। दिस इज अ E2 रिएक्शन बेसिकली हैपनिंग विथ अ लार्ज कार्बन आयन कैरेक्टर। समझ में आ रहा बात? लेकिन हम लोग इसको E1 CB के अंदर मान लेते हैं। फ्लोरीन लगा हुआ सबस्ट्रेट E1 CB, हॉफमैन्स एलिमिनेशन E1 CB। लेकिन एक बात पक्का है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो वो 100% E1 CB, बशर्ते लिविंग ग्रुप पुअर हो। क्लियर है? हाँ, जैसे पिछले क्लास में मैंने एक सबस्ट्रेट लिया था PHCH2CH2F, इसको E1 CB कराए थे ना। यहां कार्बन को D से रिप्लेस, कार्बन में D लगाया गया था। यहां नेगेटिव चार्ज इसलिए बन जाता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस, हाईली स्टेबल। ये रिएक्शन E1 CB से आगे बढ़ता है। क्लियर? आगे लिखो EI और EC मैकेनिज्म, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन या साइक्लिक एलिमिनेशन। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन या साइक्लिक एलिमिनेशन। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन और साइक्लिक एलिमिनेशन नोट करो। व्हेन द लिविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, when the living group and the nucleophile, when the living group and the nucleophile, when the living group and the nucleophile both are present in the same molecule, then EI or cyclic elimination happens. Then EI or cyclic elimination happens. It is a syn elimination process. Syn, EI या EC is a syn elimination process. EI और EC is a syn elimination process. पहला रिएक्शन लिखो, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस हीटिंग प्रोसेस को कहते हैं। हीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। नोट करो, एनी एस्टर हैविंग at least one beta H, any ester having at least one beta H, when heated follows 6-membered cyclic transition state, 6 MCTS. Any ester having at least one beta H when heated follows 6-membered cyclic transition state, 6 MCTS, and gives carboxylic acid and alkene. Gives carboxylic acid and alkene. ध्यान देना, R1 C double bonded O, OCH2 CH2 R2। बीटा H कैसे देखना है एस्टर का? बीटा इस बार ऑक्सीजन से इधर देखना है। ऑक्सीजन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, ऑक्सीजन से जुड़ा दूसरा कार्बन जो है वो बीटा। इस बीटा कार्बन पे H होना चाहिए कम से कम 1। इस तरफ की बात नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? अगर एक एस्टर के पास कम से कम 1 बीटा H है, जब इसको सीधे हीट किया जाता है तो ये EI या EC मैकेनिज्म चलता है। देखो, 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। R1 C डबल बॉन्डेड O CH2 CH H R2, यही अल्फा कार्बन था और ये बीटा कार्बन था।
बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाता है ट्रांजिशन स्टेट में, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कम से कम एक बीटा कार्बन पे H होना चाहिए। अगर H ही नहीं रहेगा तो फिर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। हीट किए, ये पाई बॉन्ड इधर से इधर, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर आएगा और हाइड्रोजन का हो जाएगा गेन। चलो हम एक बार ट्रांजिशन स्टेट बना दे रहे। R1CO O पार्शियल, इधर भी पार्शियल, ये भी टूट रहा है धीरे धीरे बॉन्ड, यहां पे पार्शियल बन रहा है। CH धीरे धीरे H निकल रहा, धीरे धीरे ऑक्सीजन H को भी गेन कर रहा, और ये R2। यही है 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली क्या बन जाएगा ये? R1C सिंगल बॉन्डेड OH, R1C सिंगल बॉन्डेड OH, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्डेड O प्लस, अलग हो गया ना इतना पार्ट, और ये पार्ट अलग हो गया। R2CH डबल बॉन्डेड CH2, R2CH डबल बॉन्डेड CH2, लाइक दिस वी गेट अल्कीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। रिमेंबर वन थिंग, अगर ये O स्टार है, O स्टार, तो फाइनल O स्टार ये हो चुका है। जो सिंगल बॉन्डेड O था वो डबल बॉन्डेड O में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक चीज देखो, उसके बाद फिर कॉपी करना। ये कार्बन से ये जो जुड़ा ऑक्सीजन है, ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा है। अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप निकलता है, और बीटा कार्बन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप का निकलना, और बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन कैसा बिहेव कर रहा है? बेस जैसा, क्योंकि यही ऑक्सीजन H+ गेन कर रहा है। तो जब मॉलिक्यूल में बेस या न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों से एक साथ मौजूद हो, उनके साथ EI चलता है। खुद गौर से देखो, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर अगर है तो H का निकलना और लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों सेम साइड से। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे निकल रहा, वो तो ऐसे निकल रहा है ना। H भी निकल रहा है और O भी निकल रहा है, सेम साइड से निकल रहा है H और O। देयरफॉर इट इज अ सिन एलिमिनेशन प्रोसेस। इट इज अ सिन एलिमिनेशन प्रोसेस। कॉपी कीजिए। तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कीन। एक और लाइन लिखो, उसके बाद सवाल करेंगे। इफ देर आर मोर देन वन बीटा कार्बन, if there are more than one beta carbon, then the less hindered beta carbon participates in the transition state. If there are more than one beta carbon, then the less hindered beta carbon hydrogen पार्टिसिपेट इन द ट्रांजिशन स्टेट। अगर उस एस्टर के पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन मौजूद है और मान लो दोनों के पास H है, तो जो हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड होगा वही ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट करेगा। सवाल में आ जाएगा ये पॉइंट का एप्लीकेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा, एक और बात, मान लो ये स्टार नहीं लगाया हुआ है, स्टार नहीं लगाया है, दोनों ऑक्सीजन बराबर है। इस प्रोसेस का शॉर्टकट क्या हम लोग डिसाइड करें? सीधे इतना पार्ट को लिविंग ग्रुप मान लेना और बीटा से एक H को हटा लेना, और क्या सीधे यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे अल्फा बीटा के बीच में।
ऑक्सीजन वाला पार्ट हटा के बीटा से एक हटा के डबल बॉन्ड सीधे अल्कीन। क्लियर? कंप्लीट द फॉलोइंग।
किधर का बीटा एच देखना पड़ता है। देख लो कैसे कंफ्यूज करेगा। कौन सा बीटा एच हटेगा? ऑक्सीजन से जुड़ा ये अल्फा कार्बन, ये बीटा था। समझ में आ रहा है? तो ये निकल गया लिविंग ग्रुप की तरह, और यही यहां बीटा से क्या ले लेगा? डी आंसर होगा D2C डबल बॉन्डेड CH2 प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OOD। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ रहा है? अगला, ऑब्वियसली ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा है। अल्फा बीटा, यहां से एक H निकलेगा। कौन सा अल्कीन मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, और यहां का H कौन से ऑक्सीजन के पास जाएगा? तो यहां 18 और 16 लिखा हुआ है। जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाता है। आंसर हो जाएगा PHC डबल बॉन्डेड OOH, और ये हो गया 18। O18 देखो कहां लिखी है, तो वहां नहीं होगा O18, हम स्टार लगा के समझाए थे ना। नेक्स्ट, ऑक्सीजन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब आ गया ना वो लास्ट लाइन। इफ वी आर हैविंग मोर देन वन बीटा कार्बन, अब कौन सा हाइड्रोजन को हटाया जाए? कौन सा हाइड्रोजन जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में? लेस हिंडर्ड। इस पे मिथाइल का हिंड्रेंस, इस पे कोई हिंड्रेंस नहीं है। यहां से H हटाएंगे और यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा। अल्टीमेटली CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2, और साथ में क्या मिलेगा? MEC डबल बॉन्डेड OOH। अब बताओ, EI या EC में सेडजेफ अल्कीन मेजर कि हॉफमैन अल्कीन मेजर? हॉफमैन अल्कीन मेजर। ये भी नोट कर लो। EI या EC में चूंकि लेस हिंडर्ड कार्बन से निकल रहा है H, हमेशा हॉफमैन अल्कीन मेजर मिलेगा। EI और EC वी गेट हॉफमैन अल्कीन्स मेजर। क्लियर? अगला, 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड प्लस ACONA क्या देगा? ACO माइनस Na प्लस क्या होना चाहिए इन दोनों का रिएक्शन? अल्काइल क्लोराइड प्लस न्यूक्लियोफाइल। अबे SN2 OAC लग गया, SN2। अब इसे हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो OAC क्या है? AC तो शॉर्ट फॉर्म है इस चीज का। COCH3 को शॉर्ट में AC लिखते हैं, तो OAC अपने आप में ये एस्टर हो गया ना। तो एस्टर का ऑक्सीजन से जुड़ा ये कार्बन अल्फा कार्बन, बगल में कहीं भी जाओ बीटा कार्बन, बीटा से H हटाएंगे और इसे लिविंग ग्रुप की तरह निकाल देंगे। अल्टीमेटली क्या आंसर बन जाएगा? साइक्लोपेंटीन प्लस CH3COOH। यहां OAC पहले से ही लगा हुआ है, तो OAC तो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ना, एस्टर है। ये निकला अल्फा कार्बन, बीटा बीटा, लेफ्ट की राइट, लेस हिंडर्ड बीटा। तो यहां से हम लोग H हटाएंगे, ये लेस हिंडर्ड है, डबल बॉन्ड बनेगा इस तरह। सो आंसर इज दिस। अगले में OAC निकलने को तैयार है, बगल से एक जाएगा H प्लस H, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इधर भी बीटा है, ये भी बीटा है। यहां बीटा पे भी एक H है लेकिन अबव द प्लेन, लेकिन चूंकि ये सिन एलिमिनेशन होता है
तो सेम साइड से निकलना है। अगर ये बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन वाला ही हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो मिले वो जाएगा। यहां बिलो द प्लेन कोई नहीं, यहां बिलो द प्लेन ड्यूटेरियम है। OAC और ड्यूटेरियम को हटाकर हम लोग डबल बॉन्ड बना देंगे। ये जैसे था वैसे ही है और यहां पर H बच गया, D निकल गया। अगले में याद है एंटी एलिमिनेशन कैसे करते थे? समझ में आ रहा है? यहां सिन एलिमिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे? ये जाएगा और कौन जाएगा? ये जाएगा तो और कौन जाएगा बगल से? H जाएगा कि D जाएगा? तो यहां तो फ्री रोटेशन चल रहा है यार, हर हाल में H ही जाएगा, है कि नहीं? लेकिन बी वेरी अलर्ट, ऐसे टेम्प्ट करेगा फिशर देके आपको। कौन सा बीटा H जाता है? लेस हिंडर्ड बीटा H जाता है। तो ये जो CH3 है ना, इसका H जाएगा, इधर में से नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर हो गया Me। ये DH जैसे था ऐसे ही यहां बन गया CH डबल बॉन्डेड CH2, फाइनल आंसर। हाँ, अब ये रूल लगेगा क्योंकि अब ये PH हो गया, यहां तो हाइड्रोजन है नहीं। तब एक ही ऑप्शन है कि OAC जाए और ऊपर से कौन जाएगा? H की D, हर हाल में H, क्योंकि फ्री रोटेशन चल रहा है। यहां सिन एंटी का चक्कर नहीं है, सिन तरफ आ जाएगा H, है कि नहीं? ठीक है, सोहर्स प्रोजेक्शन बनाए। ये PH, इधर H, इधर D, इधर PH, इधर H, इधर OAC। अब सिन एलिमिनेशन कराने के लिए OAC और H को सेम साइड लाओ। E2 में ऑपोजिट साइड ले जाते थे, सिन एलिमिनेशन है तो सेम साइड लाएंगे। कैसे लाएंगे? या तो दोनों को ऊपर या तो दोनों को नीचे। मान लो OAC को हम नीचे लेके आए, OAC नीचे आ गया, घुमा के लाना है तो PH इधर आ गया, H इधर आ गया। अब हम H को घुमा के नीचे लाएंगे, H भी आ गया नीचे, तो इधर D आ गया, इधर PH आ गया। अब ये H और OAC को हटाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड चला गया फिनाइल, वी विल गेट ट्रांस। PH C H डबल बॉन्डेड C PH D, ओनली वन प्रोडक्ट ट्रांस। आंसर शॉर्टकट। OAC को हटाए, H को हटाए, यहीं पे डबल बॉन्ड लगाए। देखने में कैसा लग रहा है? ट्रांस। जैसा देखने में लग रहा है वही ड्रॉ कर दो। क्यों? क्योंकि ये सिन है। एंटी एलिमिनेशन था तो उल्टा लिखते थे, चूंकि ये सिन एलिमिनेशन है तो जो दिख रहा है वही लिख दो। सेम चीज यहां पर OAC हटाए, H हटाए, डबल बॉन्ड लगाए, कैसा दिख रहा है? सिस। आंसर भी सिस। PHCH डबल बॉन्डेड C PHD, सिसल की मेजर। क्लियर एवरीवन? क्लियर? अब ये एक छोटा सा रिएक्शन है, इसको याद रखना। शायद आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे। ETOH सोडियम, ETONA, ये तो बहुत पहले से ही करते आ रहे। विलियमसन में न जाने कितने बार लिखे होंगे हम, याद है? ये ETO माइनस कार्बन पे डेल्टा प्लस है और सल्फर पे डेल्टा माइनस। ये CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड। ये ETO माइनस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा ETO C डबल बॉन्डेड S बॉन्डेड टू S माइनस और साथ में आ गया Na प्लस। फिर ये सल्फर माइनस जो है ये अटैक मारेगा मिथाइल पे, I बाहर निकल गया, SN2 का अटैक होगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लीस्ट हिंडर्ड आयोडाइड। ये बन जाएगा CH3 CH2 O C डबल बॉन्डेड S S बॉन्डेड टू मिथाइल
और ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है ज़ैंथेट। सुने हो? है? कौन बताए थे? हम बताए थे। ज़ैंथेट हम बताए थे। अल्टीमेट आदमी बौरा गया है तुम। क्लियर? अब अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो ध्यान रखना, इधर तो सिर्फ अल्फा कार्बन ही, बीटा तो है नहीं। ये ऑक्सीजन से जुड़ा, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से एक H जाएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा। कौन सा अल्कीन मिलेगा? इथीन प्लस और हमें पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड बन जाता, और जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड बन जाता। तो ये बन जाएगा MEsC, C डबल बॉन्डेड O, SH, यहां डबल बॉन्डेड O और ये बन गया सिंगल बॉन्डेड SH। ज़ैंथेट ऑन हीटिंग। क्लियर? जिस तरीके से हम लोग एस्टर का पाइरोलिसिस देखे, उसी तरीके से नाइट्रो अल्केन का भी पाइरोलिसिस होता है। और नाइट्रो अल्केन में पाइरोलिसिस में 5 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। जैसे CH2H, CH2 बॉन्डेड टू N, डबल बॉन्डेड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यही है ना नाइट्रो का स्ट्रक्चर। नाइट्रो अल्केन हुआ। क्लियर है? डबल बॉन्डेड O और ये O जो है वो प्लस और माइनस के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वलेंट टू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग इसे हीट कर देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर, ये बॉन्ड ब्रेक करके नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन ने H+ को गेन कर लिया। अल्टीमेटली ये सेपरेट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्डेड CH2 बन जाएगा, और साथ में जैसे ही HO के साथ जुड़ेगा तो HON डबल बॉन्डेड हो, HNO2 सेपरेट हो जाएगा। नाइट्रो अल्केन ऑन हीटिंग, नाइट्रो अल्केन ऑन हीटिंग। फिर से वही, बीटा कार्बन से एक H को हटाओ और नाइट्रो ग्रुप को हटा दो। नाइट्रो ग्रुप को हटाओ, बगल से बीटा कार्बन से एक H को हटाओ, HNO2 निकल गया, अल्कीन बन गया। सिमिलरली यहां पर भी हीटिंग, नाइट्रो, बीटा कार्बन मेरे पास दो है, लेकिन लेस हिंडर्ड वाला बीटा कार्बन ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, इसलिए यहां से H को हटाएंगे और नाइट्रो को हटाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। सेम रूल जो एस्टर के साथ हो रहा था वो चीज नाइट्रो अल्केन के साथ भी होगा, एंड इट विल फॉलो 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। पाइरोलिसिस और टर्शियरी अमीन ऑक्साइड, और इस एलिमिनेशन को हम लोग कहते हैं कोप्स एलिमिनेशन। कोप्स एलिमिनेशन CH3 CH2 NMe कोई भी 3 डिग्री का अमीन, कोई भी 3 डिग्री का अमीन को जब हम लोग किसी पर एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं, पर एसिड याद है? पर एसिड याद है? RCO3H, PHCO3H,
पर एसिड किस काम में हम लोग इस्तेमाल करते थे? इपॉक्सी बनाने में, अल्कीन को इपॉक्सी बनाने में पर एसिड का इस्तेमाल करते थे। प्रिल-शेलेव रिएक्शन है ना। तो पर एसिड जैसे मान लो RCO3H है, वो क्या करेगा, ये RC OH में चेंज हो जाएगा और एक नेसेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन दे देगा। नेसेंट एटम ऑक्सीजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ऑब्वियसली डोनेट करेगा। कर दिया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NMe O पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस। समझ में आ रहा? ये बन गया टर्शियरी अमीन ऑक्साइड। टर्शियरी अमीन को जब हम लोग पर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कुछ करना नहीं है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे माइनस। अब इसे अगर हम लोग हीट करें तो फिर से वही 5 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, CH2H CH2 NMe O पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस। ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर, ये बॉन्ड ब्रेक करके नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन ले लिया H। अल्टीमेटली क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्डेड CH2 प्लस प्लस MENOH। इसे हटाना और बीटा कार्बन से एक H को हटाना। यह सब सिन एलिमिनेशन है बेटा, EI या EC ही है। ऑल आर सिन एलिमिनेशन प्रोसेस। क्लियर? जैसे मान लो हम बोले NMe3 लगा हुआ है, when treated with per acid gives A and then on heating gives B, completed। क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड में बन जाए। ये एक 3 डिग्री का अमीन है, पर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली बन जाएगा टर्शियरी अमीन ऑक्साइड NMe3 पॉजिटिव O पे माइनस। यही बना था। तो हम लोग इतने पार्ट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। हाँ NMe का है, हाँ NMe2। और अगर हम लोग इसको हीट कर दिए, इतने ग्रुप को बाहर निकालते हैं, O माइनस किसी एक H को ले जाएगा, ये लीस्ट हिंडर्ड बीटा H है तो ऑब्वियसली यहीं से H जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मिथाइल जैसे था ऐसे, फाइनल आंसर। क्लियर? अल्फा एलिमिनेशन प्रोसेस। हम लोग बीटा एलिमिनेशन किसको कहते थे? जब अल्फा से लिविंग ग्रुप निकलता था और बीटा से H निकलता था, उसे बीटा एलिमिनेशन। तो अब तक हम लोग बीटा एलिमिनेशन पढ़ते हैं। अल्फा एलिमिनेशन, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकलेगा उसी कार्बन से H भी निकलेगा। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकलेगा उसी कार्बन से H भी निकलेगा। तो उस एलिमिनेशन को हम लोग कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। जैसे जैसे सीधे हम एग्जांपल पे आ रहे हैं। CHCl3 प्लस KOH क्लोरोफॉर्म, OH माइनस कार्बन से H प्लस हटाया, बन जाएगा CCl3 माइनस प्लस वाटर। और आपको अच्छे से पता है कि अगर एटम पे नेगेटिव चार्ज हो और उसी एटम पे लिविंग ग्रुप भी हो तो रिपल्शन के कारण लिविंग ग्रुप निकल जाता, एक Cl माइनस अपने आप निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl2 डॉट डॉट कार्बीन। गौर से देखो, जिस कार्बन से H निकला है उसी कार्बन से Cl भी निकला है। ये कार्बीन का बनना अल्फा एलिमिनेशन कहलाएगा। ये कार्बीन का बनना अल्फा एलिमिनेशन कहलाएगा।
क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, PH1 C PH2 डबल बॉन्डेड C H Cl। PH1 PH2 मतलब यहां बेंजीन रिंग के साथ कोई और जुड़ा हुआ है, यहां बेंजीन रिंग, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टॉल्वीन, नाइट्रोबेंजीन, इसलिए हम दो अलग अलग PH1 PH2 कर दिए। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से H कौन हटाता है? क्या अल्कोहलिक KOH हटाता है? क्या अल्कोहलिक KOH sp2 कार्बन से H हटा पाता है? नहीं हटा पाता है। किसको लेते हैं हटाने के लिए? अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 पढ़े हो? हाँ, बहुत बढ़िया। NaNH2 के साथ ट्रीट किए, NaNH2 के साथ ट्रीट किए तो NH2 माइनस जाके सीधे यहां से H प्लस हटाया, PH1 CPH2 डबल बॉन्डेड C पे नेगेटिव Cl। ठीक है, अब देखना गौर से एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेगेटिव चार्ज करता है इंटरनल अटैक, और Cl लिविंग ग्रुप का जो एंटी पोजीशन पे है अटैक के वजह से ये करता है माइग्रेट। अटैक मारा, बाहर निकला, माइग्रेट किया और लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। अल्टीमेटली PH2C ट्रिपल बॉन्डेड C PH1 बन जाता है। ये जिस कार्बन से H निकला उसी कार्बन से Cl निकला। दिस लास्ट एग्जाम्पल इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, एंड ऑलवेज रिमेंबर एंटी ग्रुप माइग्रेट। PH1 माइग्रेट नहीं करेगा, सॉरी PH2 माइग्रेट नहीं करेगा, लिविंग ग्रुप के जो एंटी था वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसका एंटी बॉन्डिंग जो है वो अपोजिट साइड में ही अवेलेबल है। क्लियर ये चीज? अल्फा ओमेगा एलिमिनेशन, where omega is greater than beta position। अल्फा से लिविंग ग्रुप निकलेगा और अल्फा से H नहीं, बीटा से भी H नहीं, हो सकता है गामा से निकले, डेल्टा से निकले, तो वैसे एलिमिनेशन को हम लोग कह देते हैं अल्फा ओमेगा एलिमिनेशन। जैसे देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब, X बॉन्डेड टू CH2 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 X। अगर इसको हम लोग सोडियम इथर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? क्या करते हो? तो यार सोडियम इथर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का यहां अटैक मराएंगे, X निकालेंगे, CH2 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 पे नेगेटिव बन जाएगा, ये अटैक मारेगा, ये अटैक मार के इस X को भी बाहर निकालेगा और 4 नंबर का रिंग बना देगा। तो एक चीज निकला अल्फा कार्बन से, तो दूसरा चीज कहां से निकल रहा है? बीटा से दूर, अल्फा ओमेगा एलिमिनेशन। अगला Cl CH2 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 C डबल बॉन्डेड OPH when treated with alcoholic KOH। देख reagent alcoholic KOH, अल्कोहलिक KOH देख के तुरंत दिमाग में आता डिहाइड्रो हेलोजनेशन। सर ने बोला था कि हेलोजन हटाओ और बगल से H हटाओ, बिल्कुल बोला था, लेकिन यह भी बोला था कि पहले कौन हटता धीरे धीरे? पहले कौन हटता है धीरे? H। धीरे धीरे H हटता है, नेगेटिव चार्ज आता है, अटैक करके फिर वो हेलोजन को बाहर निकालता है। अब बताओ, इस अल्कोहलिक KOH के पास 2 हाइड्रोजन है हटाने को, एक तो ये है और एक तो ये भी है।
कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? जो ज्यादा एसिडिक होगा वही हटेगा पहले यार। यहां नेगेटिव चार्ज 2 डिग्री पे, यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ऑब्वियसली ये OH माइनस आके सीधे ये H+ हटा देगा। Cl, CH2, 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 CH पे माइनस, C डबल बॉन्डेड OPH। ये बना न्यूक्लियोफाइल, ये है लिविंग ग्रुप, मारा इंटरनल अटैक और Cl बाहर। 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग, C डबल बॉन्डेड OPH, फाइनल आंसर। तो गौर से देखो कि अगर अल्फा से Cl हट रहा है तो H कहां से हटा है? ग्रेटर देन बीटा पोजीशन। डेफिनेटली इट इज अल्फा ओमेगा एलिमिनेशन। Cl, CH2, 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 C डबल बॉन्डेड OPH, अल्कोहलिक KOH। फिर से यहीं से हटा, अटैक मारा बाहर, क्योंकि इंटरनल अटैक में तो 3 से लेकर 6 मेंबर तक का रिंग बनता है भाई, बताए थे ना। इंटरनल अटैक, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, 3 to 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, 3 मेंबर का रिंग और उस पर C डबल बॉन्डेड OPH, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड OPH। अल्फा ओमेगा एलिमिनेशन, अल्फा से निकला Cl और ओमेगा से निकल रहा है, ओमेगा इज ग्रेटर देन बीटा पोजीशन। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। अब बिल्कुल सार कहते हैं ना, सार, डिस्कशन का सार, समरी, जिस्ट। चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, रिक्वायरमेंट तो सब चीज का सेम है। एक सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप के साथ और साथ में चाहिए बेस या न्यूक्लियोफाइल। आपको मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। एक बात ध्यान रहे कि हमेशा SN1 के साथ E1 होता है और हमेशा SN2 के साथ E2 होता है, 1 के साथ 2 नहीं होता, क्योंकि 1 का RDS बिल्कुल सेम है। SN1 का RDS क्या था? कार्बोकेटाइन बनना। E1 का RDS क्या था? कार्बोकेटाइन बनना। चाहे SN1 हो या E1 हो, कैसा बेस या न्यूक्लियोफाइल चाहिए? वीक। और चाहे SN2 और E2, SN2 भी एक स्टेप में होता है, E2 भी एक स्टेप में होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है। E2 को चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस और SN2 को चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ज्यादातर यही देखा गया है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। समझ में आ रहा? एक रिएक्शन दिया हुआ है, सबस्ट्रेट टेकन अलोंग विथ B माइनस इन अ सॉल्वेंट, और आपको लिखना है मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखना इसे, यहां B माइनस हम नहीं लिख रहे, न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप, चेक द न्यूक्लियोफाइल। इफ अनायनिक और अमोनिया और अमीन, it will be strong, therefore reaction will come under SN2E2 कैटेगरी। अपने रिएक्शन को पहले क्लासिफाई कर लो, एरो साइन पे क्या लिखा हुआ है वो देखकर। अगर अनायनिक स्पीशीज है एरो साइन के ऊपर, या अमोनिया या नाइट्रोजन है, तो यार एरो साइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लिया गया, और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लिया गया तो हर हाल में SN2 या E2 ही होगा। इफ वाटर, अल्कोहल
neutral reagent, then your reaction will come under SN1E1 category. ठीक है, मान लो पता चल गया कि रिएक्शन SN2E2 कैटेगरी का है, पता चल गया तो SN2 वाला मेजर की E2 वाला मेजर, लिखना तो एक ही है ना मेजर, तो ठीक है। चेक सबस्ट्रेट इफ 1 degree unhindered, 1 degree unhindered, जैसे CH3 CH2 CH2 लीविंग ग्रुप 1 डिग्री का है लेकिन कोई हिंड्रेंस इसमें नहीं है, टेकन अलॉन्ग विथ मान ले RO माइनस, हम ले लिए RO माइनस। RO माइनस कैसा है? अनायनिक, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों बात है। SN2E2 कैटेगरी। अब 1 डिग्री पे अनहिंडर्ड SN2 ऑलवेज मेजर, चाहे हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। इंग्लिश में कैसे लिखे? वेदर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, SN2 हमेशा मेजर। 1 डिग्री हिंडर्ड, 1 डिग्री हिंडर्ड कौन होते पता है? नियोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, CH3 CCH3 CH3, नियोपेंटाइल में तो एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है आइसोब्यूटाइल। देख, है तो ये 1 डिग्री वाला ही, लेकिन इस 1 डिग्री के कार्बन पे इतना बड़ा SN2 हो पाएगा? अगर SN2 नहीं होगा तो E2 होगा। समझ आ रहा है? टेकन अलॉन्ग विथ RO माइनस, लिविंग ग्रुप हटा, H हटा, डबल बॉन्ड बना, हर हाल में E2 मेजर, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। 1 डिग्री अनहिंडर्ड taken along with a hindered nucleophile. What is a hindered nucleophile? LDA, CCCCO minus K plus, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, बहुत बड़ा साइज का न्यूक्लियोफाइल है। इतना बड़ा साइज है ना कि जुड़ता तो कभी नहीं है। E2 ऑलवेज मेजर, वेदर हाई लो। क्या ग्वानिडीन का हिलाएंगे यहां पर? माने ग्वानिडीन यहां हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। ग्वानिडीन एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है, नो डाउट। इसको हिंडर्ड माना जाए कि 3 नाइट्रोजन है, 1 ही कार्बन है, डिपेंड करता है। ग्वानिडीन बहुत ही अनकॉमन सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट है, जो बता रहे उसके लिए। 1 डिग्री समझ में आया? कब SN2 और कब E2 1 डिग्री वाले में समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आया 2 डिग्री। 2 डिग्री पे RO माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड SN2 भी बनता है, E2 भी बनता है। SN2 मेजर होगा, E2 माइनर होगा। इसलिए हम बार बार लिखते थे RX मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री SN2, लो टेम्परेचर पे SN2।
वही 2 डिग्री पे अगर RO माइनस आया 55 डिग्री के साथ, यहां भी SN2 और E2 बनेगा, लेकिन E2 वाला मेजर बन जाएगा, SN2 वाला माइनर बन जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री पे हिंड्रेंस बढ़ जाता है। और हीट कर दिए तो एलिमिनेशन को सपोर्ट कर देगा। हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन ही सपोर्ट है। तो ये था कहानी 2 डिग्री का। ठीक है। अब 2 डिग्री पे अगर आप वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर एसीटेट आयन, SH माइनस, PH2 माइनस, N3 माइनस, अजाइड, SH, ACO माइनस, PH2 माइनस, ये सब अनायनिक है, स्ट्रांग है, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब कॉन्जुगेट बेस है किसी स्ट्रांग एसिड का। जैसे एसिटिक एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, H2S का ये SH माइनस कॉन्जुगेट बेस है। H2S तो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो और भी ज्यादा एसिडिक होता है। समझ में आ रहा है? वीकली बेसिक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इनका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया तो H+ निकालने का ताकत कम हो गया। H+ निकालने का ताकत अगर कम हो गया तो हमेशा SN2 ही देगा। ये 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तीन डिग्री पे अगर RO माइनस टाइप का आया रिएजेंट, RO माइनस कैसा है? स्ट्रांगली बेसिक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा है? वीकली बेसिक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। यही अंतर है। 3 डिग्री पे अगर RO माइनस आया, हर हाल में E2 मेजर, चाहे कोई भी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर। लेकिन अगर 3 डिग्री पे वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल आए, ACO माइनस, SH माइनस, PH2 माइनस, N3 माइनस एटसेट्रा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम है, तो एलिमिनेशन तो नहीं कर पाएगा। SN2 3 डिग्री पे होता नहीं है, E2 कर नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? एकमात्र ऑप्शन इसके पास बचा है SN1 मेजर। SN1 से ये मेजर प्रोडक्ट देता है हमेशा, क्योंकि ये SN2 नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 डिग्री है, वीकली बेसिक है, तो किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा, ना तो E1 ना तो E2। तो बचा कौन? मात्र SN1 ही तो बचा। ये SN1 करता है। ध्यान रखना, है अनायनिक, लेकिन दीज आर वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल। RO माइनस, RNH माइनस, OH माइनस, दे आर स्ट्रांगली बेसिक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रांगली बेसिक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कैन डू एलिमिनेशन वेरी इजीली। E1 कैसे होगा? E1 के लिए H+ निकालना है ना। अब वीकली बेसिस हो गया तो E1 होगा ही। ठीक है। इफ योर रिएक्शन कम्स अंडर SN1 E1 कैटेगरी, कैसे देख के पहचानते हैं SN1 E1? एरो साइन के ऊपर वाटर लिखा है, अल्कोहल लिखा है, न्यूट्रल रिएजेंट है अमोनिया को छोड़कर। अमोनिया होगा तो हमेशा SN2 E2, अमीन भी होगा तो हमेशा SN2 E2। पढ़े हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अगर रिएक्शन में पता चला कि रिएजेंट वाटर है या अल्कोहल है, यही दोनों कॉमन रिएजेंट होते हैं SN1 के लिए, या ये याद रखना
1 डिग्री पे वाटर या अल्कोहल, नो रिएक्शन। याद करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड को सीधे पानी में लिए थे, बोले थे नो रिएक्शन। 2 डिग्री पे वाटर अल्कोहल, SN1 भी कर सकता है, E1 भी कर सकता है। SN1 बनेगा लो टेम्परेचर पे, E1 बनेगा हाई टेम्परेचर पे। 3 डिग्री वाले के साथ भी SN1 और E1 दोनों हो सकता है। लो टेम्परेचर पे SN1 मेजर और हाई टेम्परेचर पे E1 मेजर। एंड Z bonded to CH2 लीविंग ग्रुप, पुअर लीविंग ग्रुप, और Z हो गया NO2 CN C डबल बॉन्डेड O। पढ़े ना, किसी भी बेस के साथ ले लो, हर हाल में E1 CB, यही है जिस्ट। अब अगले क्लास में इसके ऊपर हम लोग सवाल करते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड, ये दोनों टॉपिक मिला के आपका कंप्लीट होता है इन ऑल रेस्पेक्ट। शीट डिस्कशन कहां तक हुआ हाइड्रोकार्बन का? खाली 4 नंबर एक्सरसाइज बचा है। अगले क्लास में हाइड्रोकार्बन का एक्सरसाइज 4 और अल्काइल हैलाइड का एक्सरसाइज 1 दोनों कंप्लीट करके आना, और दोनों ट्यूटोरियल शीट लेके आना। हाइड्रोकार्बन और हैलोजन डेरिवेटिव या अल्काइल हैलाइड, जो भी नाम से होगा आपके ट्यूटोरियल शीट में, अल्काइल हैलाइड नाम से हो सकता है या हैलोजन डेरिवेटिव हो सकता है, देख लेना नेम। ये दोनों ट्यूटोरियल शीट लेके आइएगा। हाइड्रोकार्बन का 4th एक्सरसाइज कंप्लीट, अल्काइल हैलाइड का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। चलो, थैंक यू ऑल।